नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 6 के जो एक सब्जेक्ट है हिंदी भाषा स्वरूप संरचना एवं इतिहास, इसे पढ़ने वाले हैं। इसके यूनिट 1 को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। यूनिट 1 में हमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ना है। यूनिट 1 में हमें 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें पहला है भारोपीय भाषा परिवार एवं आर्य भाषाएं। दूसरा टॉपिक है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं एवं हिंदी। तीसरा टॉपिक है हिंदी भाषा की विकास यात्रा। तो हम इन सारे टॉपिक्स को बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भारोपीय भाषा परिवार एवं आर्य भाषाएं। भारोपीय भाषा परिवार को जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि विश्व भर में लगभग 6000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। केवल अपने भारत में ही 450 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। भाषाओं का अध्ययन करने के लिए भाषा वैज्ञानिकों ने इसे भाषा परिवारों से जोड़कर अध्ययन करना शुरू किया। अधिकांश जो भाषाएं हैं वो भाषा परिवारों से संबंध रखती हैं। एक भाषा परिवार संबंधित भाषाओं का एक समूह होता है, जिसे एक सामान्य ऐतिहासिक पूर्वज से विकसित किया जाता है, जिसे प्रोटो लैंग्वेज के रूप में हम जानते हैं। प्रोटो एक ग्रीक का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रारंभिक। जैसे एक भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन भाषा है संस्कृत। संस्कृत से बहुत सारी भाषाओं का जन्म हुआ है। संस्कृत को कई भाषाओं की जननी के रूप में हम जानते हैं। जैसे हमारी हिंदी का भी विकास संस्कृत से ही हुआ है। तो बंगाली, हिंदी, मराठी, उर्दू जैसी भाषाएं हैं जो संस्कृत से निकली है। तो इनका जो प्रोटो लैंग्वेज है वो संस्कृत है, यानी इसका जो प्रमुख भाषा वो संस्कृत है। संस्कृत में ही जो परिवर्तन होते गए और फिर नई नई भाषाएं बनती गई, तो इस प्रकार से नए भाषाओं का विकास हुआ। जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं, भाषा परिवारों का अध्ययन करते हैं, तो इसे दो प्रकार से इसे वर्गीकृत किया गया है। दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला आकृति मूलक और दूसरा परिवार मूलक या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो एक अध्ययन करते हैं। भाषा की प्रकृति की समानता असमानता को वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। भाषाओं में मिलने वाली सामान्यताएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली समानता बाह्य संरचनात्मक होती है, यानी आकृति मूलक, यानी उसमें किस प्रकार का वाक्य विन्यास है, किस प्रकार का व्याकरण है, ये सारी जो बाहर से हम देख सकते हैं, बाह्य संरचनात्मक होती है। और दूसरी आंतरिक या प्रकृति प्रधान। सबसे पहला वर्गीकरण हम देखते हैं कि आकृति मूलक वर्गीकरण होता है, जिसमें शब्दों की आकृति यानी शब्दों और वाक्यों की जो रचना शैली है, वाक्य विन्यास है, उसके समानता के आधार पर जब हम भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं तो वे आकृति मूलक वर्गीकरण कहलाता है। दूसरा वर्गीकरण का प्रकार है ऐतिहासिक या परिवार मूलक वर्गीकरण, यानी जिसमें अर्थ तत्व का संबंध होता है, यानी जिसमें हम बाहर से उसकी आकृति को नहीं देखकर बल्कि उसके जो परिवार मूलक यानी इतिहास से उसे जोड़ते हैं कि ये इस भाषा से निकली हुई भाषा है, तो ये परिवार मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। भाषाओं के परस्पर संबंध के बजाय उनके प्रकारों द्वारा उनका वर्गीकरण करने का प्रयास ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की शुरुआत के आधार बने हैं। सन 1818 ईस्वी में भाषा वैज्ञानिक अगस्ट वॉन लेगेल ने एक आकृति मूलक यानी टाइपोलॉजिकल वर्गीकरण प्रस्तावित किया, जिसका व्यापक रूप से अनुकरण किया गया और 19वीं शताब्दी से अब तक यह लोकप्रिय रहा है। विश्व में भाषा परिवारों के निर्धारण हेतु भाषाओं की भौगोलिक स्थिति, स्थानीय समीपता, मूल शब्दावली में समानता, अर्थगत, व्याकरणगत तथा ध्वन्यात्मक समानता को भी आधार बनाया जाता है। हमने देखा कि भाषा परिवारों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, एक आकृति मूलक और दूसरा परिवार मूलक। परिवार
के आधार पर। तो अब हम देखते हैं कि विश्व की जो भाषाएं हैं उसका जब अध्ययन भाषा वैज्ञानिकों ने किया तो उसे 4 खंडों में विभक्त किया है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। तो इसे हम बारी बारी से देखते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़े जटिल नाम हैं जो आपको याद नहीं करने हैं, बस एक भूमिका बनाई जा रही है ताकि आपको बाद की चीज़ें समझ में आ सकें। तो इसमें पहली भाषा खंड है यूरेशिया खंड, जिसमें यूरोप और एशिया के भौगोलिक क्षेत्र की जो भाषाएं बोली जाती है वे इस खंड के अंतर्गत आती है। वे भाषा परिवार इस खंड के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत 9 प्रमुख भाषा परिवार हैं, जिसमें पहला है भारोपीय भाषा परिवार, फिर द्रविड़ भाषा परिवार, बुरुस्की भाषा परिवार, यूराल अल्टाई भाषा परिवार, काकेशियन भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार, हाइपरबोरी, अत्युत्तरी, बास्क, हेमेटिक सेमेटिक, ये 9 भाषा परिवार इसके अंतर्गत आते हैं। फिर इसी प्रकार दूसरा है अफ्रीका खंड। अफ्रीका खंड में अफ्रीका जो महादेश है उसमें जो भाषाएं बोली जाती है वे इस खंड के अंतर्गत आती है। वे भाषा परिवार इस खंड के अंतर्गत आते हैं। इसमें 4 प्रमुख भाषा परिवार है, बुशमैन, सुडानी, हंतंतो और बांटू। इस प्रकार जो तीसरा भाषा खंड है वो प्रशांत महासागरीय भाषा खंड। इसके प्रमुख भाषा परिवार है मलय पॉलिनेशियन, पापुई ऑस्ट्रेलियाई, दक्षिण पूर्व एशियाई। इसके अंतर्गत मुख्यतः मलय पॉलिनेशियन भाषा परिवार आते हैं, जिसे कुछ विद्वान अनेक परिवारों का समूह मानते हैं। इसके बाद चौथा जो भाषा खंड है वो अमेरिका खंड है। जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है वहाँ जो भाषाएं बोली जाती है वे भाषा परिवार इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें लगभग 100 भाषाओं को स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से भाषा खंड का विभाजन किया गया है। अब हम अपने सिलेबस के टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार यूरेशिया खंड का सबसे प्रमुख भाषा परिवार है। इस परिवार में मुख्यतः भारत और यूरोप की भाषाएं सम्मिलित है, इसीलिए इसका नाम भारोपीय रखा गया है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद इंडो यूरोपियन किया जा सकता है। सन 1813 में थॉमस यंग ने पहली बार इंडो यूरोपियन शब्द का प्रयोग किया था। लगभग सभी विद्वान इस बात से सहमत है कि कोई एक प्राचीन ऐसी भाषा थी जिससे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और उनसे विकसित हुई भारतीय और यूरोपीय भाषाएं संबंधित है। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री एक भाषा वैज्ञानिक हुए हैं। इनके अनुसार भारत यूरोपीय भाषा परिवार जो भारोपीय भाषा परिवार है उससे आशय उन समस्त भाषाओं से है जो उस प्राचीन भारत यूरोपीय मूल भाषा से निकलकर आई हैं। भारत यूरोपीय शब्द के प्रयोग से सही अभिप्राय है कि इस भाषा परिवार के भारत से लेकर यूरोप तक के भौगोलिक विस्तार की ओर ध्यान दिलाया जा सके। ये डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री के विचार है कि कोई भारोपीय भाषा परिवार भारत और यूरोप की भाषाओं का एक समूह है। भारोपीय भाषा के मूल क्षेत्र के विषय में विद्वानों के बीच मतभेद है। इससे संबंधित कुछ प्रमुख मत मैं आपको बता रहा हूँ। कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि भारोपीय भाषा का मूल क्षेत्र भारत था। मूल क्षेत्र भारत के बाहर एशिया में कहीं था। कई विद्वान ऐसा भी मानते हैं। कुछ का मानना है कि मूल क्षेत्र यूरोप में ही कहीं था और कुछ मानते हैं कि मूल क्षेत्र एशिया और यूरोप के संधि स्थल पर कहीं था। तो ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। भारत को मूल क्षेत्र मानने वाले विद्वानों का प्रमुख तर्क यह रहता है कि भारत के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद आदि में आर्यों का कहीं बाहर से आने का उल्लेख नहीं है। यदि आर्य भारत से बाहरी किसी प्रदेश से आए होते
तो ऋग्वेद में वहाँ के स्थान, नदी, पर्वत आदि का नाम अवश्य मिलता, परंतु ऋग्वेद में भारतीय नदियों और पर्वतों का उल्लेख है। ऋग्वेद भारोपीय भाषाओं का प्राचीनतम प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। भाषा वैज्ञानिक तथ्यों से यह सिद्ध है कि भारोपीय भाषा ऋग्वेद की भाषा के निकट रही होगी। ऋग्वेद और भारोपीय भाषा में काल की दृष्टि से अधिक अंतर नहीं रहा होगा, इसलिए ऋग्वेद की भाषा बोलने वाले यदि कहीं बाहर के होते तो वहाँ के क्षेत्र का वर्णन अवश्य मिलता, परंतु ऐसा कुछ उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए आर्यों का मूल निवास भारत ही था, ऐसा माना जा सकता है। अब हम भारोपीय भाषा परिवार के महत्व की बात करते हैं। विश्व में इस परिवार के भाषियों की यानी इस भाषा को बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। साथ ही इसका भौगोलिक विस्तार भी सबसे बड़ा है, सर्वाधिक है, यानी यूरोप और एशिया का जो हिस्सा है। एशिया में और भी एक दो भाषा परिवार हैं, लेकिन यूरोप और भारत का जो बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें भारोपीय भाषा परिवार बोली जाती हैं। भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में सभ्यता, संस्कृति, साहित्य तथा सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक विकास की दृष्टि से भी इस परिवार की प्रगति सर्वाधिक हुई है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान की नींव का आधार भारोपीय भाषा परिवार ही रहा है। भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए यह परिवार प्रवेश द्वार माना जाता है। विश्व में किसी भी परिवार की भाषाओं का अध्ययन इतना नहीं हुआ है जितना कि भारोपीय भाषा परिवार का हुआ है, क्योंकि भाषाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए इस परिवार में सभी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे व्यापकता, स्पष्टता या निश्चयात्मकता। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि इस परिवार की भाषाओं का प्रचुर साहित्य उपलब्ध है, जो प्राचीन काल से आज तक इन भाषाओं के विकास का ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है और जिसके कारण इस भाषा के अध्ययन में निश्चयात्मकता रहती है। अपने राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से भी यह परिवार महत्वपूर्ण है, जिसका कारण है प्राचीन काल में भारत ने तथा आधुनिक काल में यूरोप ने विश्व के अन्य अनेक भूभागों पर आधिपत्य प्राप्त करके अपनी भाषाओं का प्रचार और विकास किया है। इसके बाद जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि यूरोपीय भाषा परिवार की विशेषताएं बताएं। अगर आपके परीक्षा में यह प्रश्न आता है तो आप डायरेक्ट पहले भारोपीय भाषा परिवार के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे, बताएंगे और फिर इसकी विशेषताएं बताएंगे। विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ। भारोपीय परिवार न केवल भौगोलिक दृष्टि से विशाल है, बल्कि इसकी आंतरिक संरचना भी अत्यंत वैज्ञानिक है। इसकी प्रमुख विशेषताओं को हम देखते हैं। इसके मूल संरचना को अगर देखें तो यह परिवार अपने मूल स्वरूप में श्लिष्ट योगात्मक है, यानी इसमें अर्थ तत्व और संबंध तत्व का ऐसा मिश्रण होता है कि इसे अलग करना बहुत कठिन है, नामुमकिन है। इसमें बहिर्मुखी योग होता है। इसमें प्रत्ययों का जुड़ाव सेमेटिक या हेमेटिक परिवारों की तरह अंतर्मुखी न होकर बहिर्मुखी होता है, अर्थात प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं और नया अर्थ का सृजन करते हैं, नया अर्थ का निर्माण करते हैं। इसमें योगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर इसके बढ़ने की प्रवृत्ति है। प्राचीन काल में यह भाषाएं पूर्णतः योगात्मक थी, लेकिन आधुनिक काल में अगर संस्कृत को छोड़ दिया जाए तो यह वियोगात्मक हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप अब अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रीपोजिशन और सहायक क्रियाओं यानी प्रसर्ग और सहायक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। स्थान की प्रधानता इस भाषा की विशेषता है। आधुनिक भारोपीय भाषाएं स्थान प्रधान हो गई है। उदाहरण के लिए हिंदी का एक वाक्य है, राम मोहन से कहता है। अगर हम इसमें शब्दों को हेर फेर कर दे, मोहन को अगर पहले कर दे
तो हम कह सकते हैं कि मोहन राम को कहता है। तो यहाँ अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है। लेकिन ये संस्कृत में यही वाक्य जब हम उसमें शब्दों का हेर फेर करते हैं तो उसमें अर्थ परिवर्तित नहीं होते हैं, उसमें अर्थ सुरक्षित रहता है। तो ये स्थान प्रधानता इसकी विशेषता है। फिर प्रत्यय के प्रकार जो कि इस भाषा की विशेषता में है, इसमें दो प्रकार के प्रत्यय देखने को मिलते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और तद्धित प्रत्यय जो कृत प्रत्यय के लगने के बाद जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय आगे चलकर शब्द, कारक और क्रिया का रूप निर्धारित करते हैं। इसके बाद उपसर्गों का प्रयोग है। इस भाषा की यह विशेषता है कि इसमें पूर्व सर्ग या उपसर्गों का प्रयोग शब्दों या धातुओं के अर्थ को पूरी तरह बदलने के लिए किया जाता है। जैसे एक शब्द है हार, इसमें उपसर्ग लगा दिए, अगर हम वी लगाए तो विहार हो जाएगा, आ लगाए तो आहार हो जाएगा, या फिर परि लगाए तो परिहार हो जाएगा। यहाँ हार का अर्थ अलग है, विहार का अर्थ अलग है, आहार का अर्थ अलग है और परिहार का अर्थ अलग है। तो ये उपसर्गों का प्रयोग इस भाषा की विशेषताएं हैं। फिर स्वर परिवर्तन इस भाषा की विशेषता है। अगर इस परिवार की एक बड़ी विशेषता यह है कि स्वर बदलने से व्याकरणिक अर्थ बदल जाते हैं। जैसे अंग्रेजी में ड्रिंक वर्तमान काल में है, ड्रंक भूतकाल का सूचक है। यहाँ केवल आई ए यू में जो शब्दों नहीं बल्कि एक अक्षर का परिवर्तन किया जा रहा है, तो ये अर्थ परिवर्तित हो जा रहे हैं, इसके काल परिवर्तित हो जा रहे हैं। तो ये इसकी व्याकरणिक विशेषताएं हैं। इसके बाद है भारोपीय भाषा परिवार का विभाजन। इससे भी आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं कि शतम और केंतुम वर्ग के विभाजन को बताइए या भारोपीय भाषा परिवार के विभाजन को स्पष्ट कीजिए। तो आप इसको बताएंगे। ध्वनि के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है भारोपीय भाषा परिवार का। इसे दो भागों में बांटा गया है, शतम वर्ग और केंतुम वर्ग। शतम संस्कृत और अन्य भाषाएं हैं उनका समूह है, और केंतुम ग्रीक, इतालिक, लैटिन, जर्मनिक, कैथलिक, तोखारी, हिती, बाल्टिक, स्लाविक और आर्मेनियन आदि भाषाओं का समूह केंतुम है। बान बेड्रेक नाम के एक भाषा वैज्ञानिक हुए। इन्होंने शतम और केंतुम वर्ग दो वर्ग बनाए हैं। इन दोनों शब्दों का अर्थ 100 होता है। शतम जो कि अवेस्ता भाषा का शब्द है और केंतुम लैटिन भाषा का शब्द है। इन दोनों शब्दों का अर्थ 100 होता है, 100 होता है। यह नाम इसलिए रखे गए हैं कि 100 के लिए जो प्रयोग होने वाले शब्द हैं वे दो प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें केंतुम भाषा का वर्गीकरण किया गया है, जो केंतुम परिवार बांटा गया है, उसमें क का प्रयोग 100 के लिए किया जाता है, और शतम है उसमें स का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए दो वर्ग बांटे गए हैं। ध्वनि के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है, विभाजन किया गया है। तो आइए यहाँ हम देख लेते हैं। जैसे शतम वर्ग है, इस परिवार में हमें अवेस्ता का शब्द है, मैंने बताया आपको। तो शतम अवेस्ता का शब्द है, तो इस भाषा परिवार है अवेस्ता, जो कि शतम वर्ग का हिस्सा है। फिर फारसी में 100 को सद कहा जाता है, तो फारसी शतम वर्ग के अंतर्गत आता है। संस्कृत में शतम कहा जाता है 100 को, तो ये शतम वर्ग की भाषा परिवार है। उसी प्रकार केंतुम के उदाहरण को देखें तो केंतुम में लैटिन का शब्द केंतुम है, लैटिन भाषा परिवार केंतुम वर्ग में आता है। फिर ग्रीक में हेक्टोन कहा जाता है, यहाँ क शब्द का प्रयोग है, इसलिए ये केंतुम वर्ग में आता है। उसी तरह इटालियन में 100 को केंटो कहा जाता है, तो ये केंतुम वर्ग का परिवार है। फ्रेंच में
सौ को केंट कहा जाता है। फिर ब्रिटेन में कैंट कहा जाता है। गैलिक में क्यूड कहा जाता है। तो ये 100 को जिसमें क का प्रयोग होता है 100 के उच्चारण में, वो केंतुम वर्ग में आते हैं। और जिसमें सौ सौ या स का प्रयोग किया जाता है वे शतम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये था भारोपीय भाषा परिवार का विभाजन। अभी तक हमने भारोपीय भाषा परिवार को पढ़ा, उसकी विशेषताएं, उसके महत्व, उसके स्वरूप को जाना। यहाँ तक हमारा यूनिट 1 का पहला टॉपिक समाप्त होता है। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो आइए इसे देखते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है प्राचीन आर्य भाषाएं, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक। फिर इन तीनों को अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है, कालखंडों के आधार पर यह विभाजन किया गया है। तो आइए बारी बारी से हम इन्हें देखते हैं। जो प्रथम काल है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह भारतीय आर्य भाषाओं का सबसे प्राचीन, सबसे मूल काल माना जाता है। इस काल की भाषा को संस्कृत कहते हैं, जो 2 रूपों में देखने को मिलती है। पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। तो हम बारी बारी से इन दोनों को देखेंगे। वैदिक संस्कृत का जो समय काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। इसके स्वरूप की बात करें तो यह सबसे प्राचीन आर्य भाषा है। इसे छंदास भी कहा जाता है। यह उस समय की बोलचाल की जीवित भाषा थी। इसके व्याकरण अत्यंत जटिल, थोड़ा लचीला और समृद्ध है। यह बहुत क्लिष्ट भाषा थी। चूँकि ये वैदिक संस्कृत है, तो जितने भी वेद हैं उनकी रचनाएं, चारों वेदों की रचनाएं इसी भाषा में हुई है। फिर जितने भी उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उन सभी की रचनाएं वैदिक संस्कृत में ही की गई हैं। इसकी भाषिक विशेषताओं की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के स्वर होते हैं: उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर। उदात्त यानी महान स्वर। तो इस प्रकार इसमें 3 प्रकार के स्वर होते हैं। लौकिक से अधिक जटिल इसकी विभक्तियां हैं। इसमें 8 कारक विभक्तियां हैं। क्रिया रूप इसका अत्यंत विविध और जटिल है। शब्द भंडार देखें तो इसमें प्रकृति, यज्ञ और देवता संबंधी शब्द अधिक देखने को मिलते हैं। इसमें यज्ञ और पूजन वगैरह जो ज़्यादा होते थे, तो उससे संबंधित शब्दों का प्रयोग इसमें ज़्यादा मिलता है। लौकिक संस्कृत की तुलना में इसके व्याकरण कम नियंत्रित है और ये क्लिष्ट भाषा है। क्योंकि ये ज़्यादा जटिल और क्लिष्ट थी, भाषा हमेशा साधारणता की ओर बढ़ती है, जटिलता से साधारणता की ओर बढ़ती है, सरलता की ओर बढ़ती है। तो वैदिक संस्कृत से फिर लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। लौकिक संस्कृत यानी लोगों की जो बोलचाल की भाषा बनी संस्कृत, वो लौकिक संस्कृत कहलाई। इसका समय काल 800 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जो प्राचीन आर्य भाषाएं हैं वो 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 500 ईसा पूर्व तक में 2 भागों में बटा, जिसमें पहला था वैदिक संस्कृत, जो कि 800 ईसा पूर्व तक रहा, और फिर 500 ईसा पूर्व तक, 800 से 500 तक हमारा लौकिक संस्कृत रहा। तो पाणिनि लगभग 400 ईसा पूर्व में अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना करते हैं, जिसमें वे लौकिक संस्कृत के व्याकरण को एक नियमों में बांध देते हैं। यह शिष्ट, साहित्यिक और मानक भाषा बन जाती है। उसके बाद धीरे धीरे यह जन भाषा से अलग हो गई और राज दरबार और शिक्षा और
साहित्य की भाषा बन गई। इसमें रामायण, महाभारत और कालिदास के ग्रंथ मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान, शकुंतलम आदि की रचनाएं की गई हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी इसी भाषा में है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें व्याकरण सुनियंत्रित और स्थिर रहता है। समास प्रणाली का अत्यंत विकसित प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। समास प्रणाली यानी कम शब्दों में ज़्यादा भावनाओं को, ज़्यादा अर्थों को व्यक्त करना समास प्रणाली कहलाता है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग मिलता है जो कि आज भी हिंदी में प्रयोग होती है। वैदिक की तुलना में यह सरल और स्पष्ट संरचना इसकी है। इस प्रकार हमने वैदिक और लौकिक संस्कृत को देखा। यहाँ इसका अंतर है जो कि हमने ऊपर अभी पढ़ा। इसके बाद जो द्वितीय कालखंड है इसे हम देखते हैं। द्वितीय कालखंड 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है, यानी कुल 1500 वर्षों तक द्वितीय कालखंड माना जाता है, जो कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं के रूप में जाना जाता है। जब संस्कृत केवल विद्वानों की भाषा बन गई तब जन सामान्य की भाषा अलग विकसित होने लगी। इस काल को 3 उपभागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है पाली, दूसरा है प्राकृत और तीसरा अपभ्रंश या अवहट। तो ये 3 इसके उपभाग है। तो हम बारी बारी से इन्हें देखते हैं। पहला है पाली। पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। इसका समय काल। पाली प्राकृत का प्रारंभिक रूप है। बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। महात्मा बुद्ध ने इसी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। मगध क्षेत्र की भाषा पर आधारित यह भाषा है। संस्कृत से सरल किंतु व्याकरणबद्ध यह भाषा है। इसमें प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो तीनों पिटक, जो कि विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक जो है, त्रिपिटक, जो कि बौद्ध धर्म के उपदेश हैं, वे इसी भाषा में रचित है। धम्मपद जो कि नैतिक शिक्षाएं हैं, वो इसी भाषा में है। जातक कथाएं जो बुद्ध के जन्म से, जो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो जातक कथाएं हैं, वे पाली भाषा में देखने को मिलती है। इस भाषा की विशेषता को देखें तो संस्कृत से संयुक्त व्यंजन सरल हो गए हैं इसमें। और उदाहरण के तौर पे हम देखें तो कर्म को इसमें कम कहा गया है। सत्य जो कि सच्चाई हिंदी में कहते हैं, सत्य संस्कृत का शब्द है, जो कि इसमें सच हो गया है। कर्म कम बन गया है। तो इस प्रकार से इसमें जो संयुक्त व्यंजन थे वो सरल हो गए हैं। दीर्घ स्वर ह्रस्व हो गए हैं। विभक्तियां कम हो गई हैं। जन भाषा के ये करीब हो गई हैं, यानी मैंने पहले भी आपको कहा कि भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है। जैसे जैसे लोग भाषा का प्रयोग करते हैं और उसमें सरलता लाने के लिए जब उसका नया रूप प्रयोग करते हैं तो नई भाषा बन जाती है। तो वही यहाँ देखने को मिलता है कि पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, फिर इसके बाद प्राकृत बनेगा। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा का काल रहा। प्राकृत जो कि प्रकृति से उत्पन्न हुई है, जो स्वाभाविक भाषा है, वो प्राकृत भाषा है। यह कोई एक भाषा नहीं, अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का समूह है। जैन धर्म की प्रमुख भाषा रही है यह। नाटकों में स्त्री और सामान्य पात्र प्राकृत बोलते थे। प्राकृत के कुछ प्रमुख भेद हैं, जैसे सौरसैनी, मगधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और पैसाची। सौरसैनी का क्षेत्र मथुरा जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वो सौरसैनी का क्षेत्र है, जिसमें हिंदी की प्रत्यक्ष जननी के रूप में इसे माना जाता है। फिर मगधी का क्षेत्र मगध का क्षेत्र है। मगध यानी जो बिहार की राजधानी पाटलिपुत्रा है, वो मगध की राजधानी हुआ करती थी। तो बिहार का जो क्षेत्र है, जो मगध जो साम्राज्य था, मगध जो महाजनपद था, उसका जो क्षेत्र है, बंगाल, उड़ीसा और असम, ये
यहाँ की जो भाषाएं हैं वो मागधी के अंतर्गत आती है, जो कि प्राकृत की एक शाखा है। फिर अर्ध मागधी इसकी अगली शाखा है, जिसमें अवध का क्षेत्र आता है, जिसमें जैन साहित्य देखने को मिलता है। पूर्वी पूर्वी हिंदी जो है, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे भाषा और बोली में, तो पूर्वी हिंदी जो है वो अर्ध मागधी के अंतर्गत आता है। वो अवध क्षेत्र की जो भाषा है। फिर महाराष्ट्री है, जिसमें महाराष्ट्र का क्षेत्र है, जिसमें मराठी की जननी, जो कि श्रेष्ठ काव्य भाषा के रूप में देखने को मिलता है। ये भी प्राकृत का ही हिस्सा है। पैसाची यानी उत्तर पश्चिम का एरिया, जहाँ गुणाढ़ की बृहत कथा थी, वे पैसाची में देखने को मिलती है, जो कि पंजाबी व्याकरण जो भी भाषाएं हैं वे पैसाची के अंतर्गत आती है। इसके प्रमुख ग्रंथ यहाँ दिए गए हैं। गाथा सप्तशती जो कि महाराष्ट्र में है। आगम ग्रंथ जो कि जैन धर्म से संबंधित है, ये अर्ध मागधी में है। कालिदास के नाटकों में प्राकृत संवाद देखने को मिलता है। इसकी भाषिक विशेषताओं की बात करें तो संस्कृत के बीच के व्यंजन लुप्त हो जाते हैं इसमें। जैसे पाद को पाई इसमें कहा जाता है, नदी को नई कहा जाता है। क्रिया रूप और भी सरल हो जाता है, विभक्तियां भी कम हो जाती हैं। देशज शब्दों का प्रवेश इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं, इसका तीसरा रूप है अपभ्रंश तथा अवहट, जो कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक देखने को मिलता है। सबसे पहले अपभ्रंश को देखें तो अपभ्रंश बिगड़ी हुई भाषा, जो कि अपभ्रंश यानी टूटी फूटी भाषा, वो अपभ्रंश कहलाती है। संस्कृत विद्वानों का मत है कि अपभ्रंश जो है वो टूटी फूटी बिगड़ी हुई भाषा थी, वो अपभ्रंश हुई। वास्तव में यह जन भाषा का स्वाभाविक विकास है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरलता की ओर बढ़ता है, तो ये जनता जब नया प्रयोग करती है तो उसे नई भाषा का निर्माण होता है। तो वही यहाँ कहा गया है कि ये वास्तव में जन भाषा का स्वाभाविक विकास है, जिसे संस्कृत के विद्वान जो जटिल है, जो मतलब मानते थे कि संस्कृत ही एक भाषा हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि ये जो अपभ्रंश है ये टूटी फूटी वैसे ही भाषा है, ये कोई भाषा नहीं है। इसे उन्होंने बिगड़ी हुई भाषा का रूप बता दिया। लेकिन वास्तव में यह एक जन भाषा का स्वाभाविक विकास था, जो कि अपभ्रंश के रूप में विकसित हुआ। प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की संक्रमण कड़ी के बीच में अपभ्रंश का विकास हुआ। इसके भी अनेक क्षेत्रीय रूप थे। अपभ्रंश के भेदों और उनके विकसित भाषाओं को हम देख लेते हैं। सौसैनी अपभ्रंश जो कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती इसके अंतर्गत आता है। फिर मागधी, जिसमें बंगला, उड़िया, असमी और बिहारी आते हैं। फिर अर्ध मागधी अपभ्रंश जो कि पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश जिसमें मराठी, पैसाची अपभ्रंश जिसमें पंजाबी और सिंधी आते हैं। आपको ये सब नाम याद नहीं हो रहा होगा, जब आप दूसरा यूनिट पढ़ेंगे, दूसरे यूनिट का वीडियो आएगा तो उसमें हमें यही पढ़ना है, तो वहाँ आपको ये बहुत आसान लगेगा और आपको याद हो जाएगा, तो आप ज़्यादा चिंतित ना होए। इसमें प्रमुख साहित्य को देखें तो इस भाषा में रचित साहित्य में सरहपाद जो इसके कवि थे, आचार्य रामचंद्र उन्हें हिंदी का पहला कवि मानते हैं। फिर स्वयंभू पयमचर्यु की रचना करते हैं, वो भी अपभ्रंश में ही था। फिर पुष्यदंत जो कि महापुराण की रचना करते हैं, वो भी अपभ्रंश में। फिर हेमचंद्र जो कि अपभ्रंश व्याकरण की रचना करते हैं। इसके बाद अवहट भाषा है। अवहट अपभ्रंश का अंतिम और परिष्कृत चरण है। यह आधुनिक भाषाओं का तत्काल पूर्वज है, यानी जो आधुनिक भाषा आने वाली थी उससे जो जस्ट पहले की भाषा थी वो अवहट थी। जो अपभ्रंश थी, जो बिगड़ी हुई भाषा जिसे कहा गया था, उसी का रूप परिवर्तित हो रहा था, तो वो अवहट कहला रहा था।
900 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच यह प्रचलित रही। इसे परिवर्तित अपभ्रंश भी कहा जाता है, यानी अपभ्रंश का ही दूसरा रूप इसे माना जाता है। तो भाषा का विकास हमने देखा, जिसमें पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत, फिर मध्यकालीन में देखें तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। तो इस प्रकार से फिर आधुनिक काल आ गया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, जिसका कालखंड है 1000 ईस्वी से अब तक का। ये तृतीय काल है भारतीय आर्य भाषा का। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को हम देखते हैं। अपभ्रंश से विघटन से अनेक स्वतंत्र भाषाएं जन्मी। इन्हें 4 गौड़ियन शाखाओं में विभाजित किया जाता है। जब अपभ्रंश से अवहट बना, और इस क्रम में अपभ्रंश से कई सारी भाषाएं फूटी, क्योंकि वो संस्कृत से सरलता की ओर बढ़ रही थी। तो विद्वानों ने कहा कि ये बिगड़ी हुई भाषा है। तो अलग अलग लोगों ने उसका अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया, तो वो अलग अलग भाषाएं उससे फूटी, नए नए भाषाओं का जन्म हुआ, जिसे यहाँ 4 गौड़ियन शाखाओं में विभक्त किया गया है, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। पहली शाखा है पूर्वी, दूसरी शाखा है पश्चिमी, तीसरी शाखा है उत्तरी और चौथी शाखा है दक्षिणी। तो हम पहले ही देखते हैं पूर्वी गौड़ियन शाखा, जिसमें पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी और उड़िया भाषा आता है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसकी बोलियां हैं। अवधी में रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की, पद्मावत की रचना जयसी ने की। बघेली में बघेलखंड क्षेत्र में यह बोला जाता है। फिर छत्तीसगढ़ी है, यह छत्तीसगढ़ राज्य में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बांग्ला भाषा है, बांग्ला पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बोला जाता है। इसकी लिपि भी बांग्ला ही है। इसमें साहित्य को देखें तो बांग्ला का बहुत विकसित साहित्य रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए इसमें नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 23 करोड़ से अधिक है। फिर असमी है, असमिया भाषा असम की। इसका लिपि भी असमी है, जो कि बांग्ला से थोड़ा मिलता जुलता ही है। मध्यकालीन वैष्णव साहित्य इसमें रचा गया है। फिर उड़िया भाषा है, उड़ीसा की भाषा। उड़िया लिपि में ये लिखी जाती है। भारत की ये 6ठी शास्त्रीय भाषा घोषित की गई थी 2014 में। फिर इसके बाद जो दूसरी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है पश्चिमी गौड़ियन। इसमें पश्चिमी हिंदी आती है, जो कि हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण और मानक रूप मानी जाती है, जिसमें इसकी बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी आदि पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी विशेषता की बात करें तो ये मानक हिंदी और उर्दू का आधार बनी। फिर ब्रज भाषा है, यह मथुरा, आगरा और अलीगढ़ के क्षेत्र में बोली जाती है। ये सूरदास, मीराबाई और बिहारी के काव्य में ब्रज भाषा को देख सकते हैं। फिर हरियाणवी है, हरियाणा बांगरू भी इसे कहते हैं। बुंदेली है, बुंदेलखंड के लोकगीत समृद्ध हैं। फिर कन्नौजी है, कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि मध्यवर्ती बोली है। इसके बाद पश्चिमी गौड़ियन की दूसरी भाषा राजस्थानी है। राजस्थानी की बोली की बात करें तो इसमें मारवाड़ी, जो कि जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का जो एरिया है वहाँ मारवाड़ी बोली बोली जाती है। फिर मेवाड़ी है, वो उदयपुर में बोली जाती है। फिर जयपुरी है, जो कि जयपुर में बोली जाती है। मेवाती इसकी बोली है, जो कि अलवर में बोली जाती है। पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई द्वारा रचित है, वे प्रारंभिक राजस्थानी साहित्य की रचना है। फिर पश्चिमी हिंदी में सिंधी है,
जो कि पश्चिमी गौरियन में फिर जो अगली भाषा है वो सिंधी है। इसका क्षेत्र सिंध यानी पाकिस्तान का हिस्सा, भारत के जो विस्थापित समुदाय है सिंधी, वो भी सिंधी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि अरबी, फारसी और देवनागरी में भी लिखा जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में यह शामिल भाषा है। फिर पश्चिमी गौरियन की भाषा पंजाबी है। इसका क्षेत्र पंजाब है, जो कि भारत में भी और पाकिस्तान में भी है। गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और सिख धर्म की पवित्र भाषा मानी जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी में ही लिखा गया है, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। फिर उत्तरी गौरियन शाखा है, जिसमें पहाड़ी भाषाएं हैं, गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। तो ये गढ़वाली, जो कि उत्तराखंड का गढ़वाल मंडल है, वहाँ देवनागरी लिपि में ही ये भाषा लिखी जाती है। इसमें लोकगीत और लोक कथाएं समृद्ध है। फिर नेपाली भाषा है, जो कि नेपाल, सिक्किम और बंगाल का दार्जिलिंग एरिया है, वहाँ पे बोली जाती है। नेपाल की ये राजभाषा है नेपाली। देवनागरी लिपि में ही ये भी लिखी जाती है, खस भाषा से विकसित हुई है। फिर पहाड़ी है, इसका क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है। ये इसमें कागरी, मंडियाली, कुल्लुई आदि इसकी उपबोलियां हैं। फिर दक्षिणी गौरियन भाषा शाखा है, जो जिसमें मराठी भाषा है, जिसका क्षेत्र महाराष्ट्र है। मराठी महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश का जो निचला हिस्सा है, जो कि दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ बोला जाता है। इसकी लिपि देवनागरी है। 8 करोड़ से अधिक लोग मराठी भाषा को बोलते हैं। भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित हो चुकी है 2024 में। फिर इसमें साहित्य की बात करें तो ज्ञानेश्वर, जो कि ज्ञानेश्वरी नाम की रचना लिखते हैं, वे ज्ञानेश्वर साहित्यकार है। तुकाराम अभंग की रचना करते हैं। एकनाथ भारूड की रचना करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आधुनिक आर्य भाषाओं को 4 भागों में, 4 गौरियन शाखा में बांटा: पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। हमने आर्य भाषाओं को 3 कालखंडों में विभक्त किया: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो इस प्रकार हमने यूनिट 1 के 2 टॉपिक को अभी तक पढ़ा, जिसमें हमने भारोपीय भाषा परिवार के बारे में जाना और फिर दूसरे में हमने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को जाना, जिसमें आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभक्त किया था: प्राचीन, मध्यकालीन और फिर आधुनिक। इन तीनों को अलग अलग भागों में विभक्त किया था: लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, पाली प्राकृत और अपभ्रंश, अवहट, फिर आधुनिक काल की भाषाएं। तो इस प्रकार हमने देखा। अब हम तीसरा टॉपिक देखते हैं, हिंदी भाषा की विकास यात्रा को। ये टॉपिक भी बिल्कुल दूसरे टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें हमने वैदिक संस्कृत से जो अपभ्रंश तक की यात्रा को देखा था, उसमें जिस तरह से भाषा का परिवर्तन होता गया, फिर अपभ्रंश से ही जो बहुत सारी भाषाएं निकलती है, उसी में हिंदी का भी विकास होता है। तो इसे हम बहुत ही संक्षेप में देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। हिंदी का जन्म एक दिन में नहीं हुआ, यह हजारों वर्षों की भाषिक यात्रा का परिणाम है। इसकी जड़ें वैदिक संस्कृत में है और यह अनेक पड़ावों से जुड़ते हुए आज के स्वरूप तक पहुंची है। सबसे पहले हमने बताया वैदिक संस्कृत, जो कि 1500 ईसा पूर्व में थी, जो 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक रही। फिर लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। फिर प्राकृत, जो कि 500 ईसा पूर्व से फिर 1 ईसा पूर्व तक रही थी। फिर अपभ्रंश, फिर अवहट और फिर इससे प्रारंभिक हिंदी का विकास हुआ, जो कि हम आदिकाल में जिस प्रकार की हिंदी को देखते हैं, ब्रज भाषा वगैरह को। फिर मध्यकालीन हिंदी आई, फिर आधुनिक हिंदी आई। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर सौरसैनी, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, ये हमने पढ़ा है। प्रारंभिक हिंदी में हम आदिकाल को देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आप सभी ने पढ़ा होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपने आदिकाल को पढ़ा था। आदिकाल प्रारंभिक हिंदी है,
फिर मध्यकालीन में भक्ति काल और रीति काल है। फिर आधुनिक हिंदी में आधुनिक काल है, जिसमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग है। तो इसे बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ। 1500 ईस्वी पूर्व में आर्यों के साथ भारत में संस्कृत आई। यह अत्यंत समृद्ध और नियमबद्ध और साहित्यिक भाषा थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी ने इसे व्याकरण में बांध दिया था, किंतु यह आम जनता की भाषा नहीं थी। यहाँ संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और हिंदी में जिस तरह से शब्दों का परिवर्तन हुआ है उसका कुछ उदाहरण दिया गया है। जैसे हस्त को प्राकृत में हथ्य कहा गया, फिर अपभ्रंश में हत्थु कहा गया और हिंदी में यह हाथ बना। उसी प्रकार और सारे शब्द हैं जो यहाँ उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। अपभ्रंश से अवहट काल जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी माना जाता है, इसमें जो अपभ्रंश है, जो मैंने आपको बताया था कि इसको बिगड़ी हुई भाषा संस्कृत के विद्वानों ने कहा था, तो अपभ्रंश का विकास हुआ, फिर अवहट का विकास होता है इससे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अवहट के प्रमुख कवि शरहपाद, जिन्होंने दोहा कोश की रचना की है, इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। फिर स्वयंभू है, जिन्होंने परिमचर्यु की रचना की। फिर पुष्यदंत है। पुष्पदंत के बाद विद्यापति है। विद्यापति का एक कोटेशन है, देशील बयान सब जन मिथ्या। फिर आदिकाल का शुरुआत, आदिकाल की शुरुआत 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक रही आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे वीर गाथा काल के रूप में जानते हैं और इसमें डिंगल और पिंगल शैलियाँ देखने को मिलती थी। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, जगन्नी का आल्हा खंड, नरपति नाल्हा का विशलदेव रासो, अमीर खुसरो की पहेलियाँ इस काल की प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ हैं। ये इनकी भाषाएं हैं। पृथ्वीराज रासो जो कि राजस्थानी भाषा साहित्य की रचना थी, वो डिंगल और पिंगल भाषा में लिखी गई थी। फिर आल्हा खंड बुंदेली में लिखी गई थी, ये यहाँ आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद भक्ति काल आता है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, जो कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसमें हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ काल इसे कहा जाता है। ब्रज भाषा और अवधि इस समय चरमोत्कर्ष पर रहा। इस काल के प्रमुख कवि कबीरदास हुए, जिनकी भाषा सधुकरी थी। कबीरदास का कोटेशन है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। फिर जायसी है, इन्होंने ठेठ अवधि में रचना की, पद्मावत की रचना की। फिर तुलसीदास अवधि और ब्रज के कवि थे, रामचरितमानस की रचना करते हैं। सूरदास ब्रज भाषा में लिखते थे। मीराबाई ब्रज भाषा और राजस्थानी का प्रयोग करती थी। इनकी भाषाओं में गुजराती के भी पद देखने को मिलते हैं। फिर रसखान है, इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भक्ति काल के बाद रीति काल आता है। भक्ति काल में आपको याद होगा, भक्ति काल को दो भागों में बांटते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण की दो शाखाएं हैं, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। फिर निर्गुण की दो शाखाएं हैं, निर्गुण में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ये आप सब जानते होंगे, ऐसे में आशा करता हूँ। और फिर इसके बाद रीति काल आता है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। दरबारी संस्कृति का प्रभाव इस काल पर पड़ा। इसमें ब्रज भाषा का अलंकृत रूप देखने को मिलता है। इस समय के कवि में बिहारी, केशवदास और घनानंद थे। रीतिकाल को भी हम तीन भागों में बांटते हैं, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। तो ये भी आप जानते होंगे। फिर आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल में भारतेंदु युग है, जो कि 1850 से माना जाता है 1900 ईस्वी तक, जिसे नवजागरण के नाम से भी जानते हैं। फिर द्विवेदी युग है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे इस काल का नामकरण किया गया था। फिर छायावाद आता है, जिसमें छायावाद के चार स्तंभ है, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। फिर उत्तर आधुनिकता आता है, जिसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, षठोत्तरी कविता आदि जो समकालीन हिंदी है, ये उत्तर आधुनिक काल में जो 1936 से छायावाद के बाद से अभी तक जो हिंदी का स्वरूप है। इस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ, संस्कृत से उद्भव हुआ, फिर भाषा परिवर्तित होती गई और हिंदी आज जिस रूप में है वो इस रूप में आ सकी।
ये हिंदी की भाषिक विशेषताएं हैं जो तत्सम से तद्भव शब्द बने हैं। फिर देशज शब्द जो अपने देश की जो भाषा है उससे जो शब्द हिंदी में है, जैसे लोटा, पगड़ी, ये सब। फिर विदेशी भाषा से कुछ शब्द आए हैं, इसका उदाहरण दिया गया है अंग्रेजी से जो शब्द आए हैं। तो तत्सम में माता, पिता, नयन, इन सब को तद्भव में माँ, बाप और आँख के रूप में परिवर्तित हुए। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम संस्कृत के शब्द है जो हिंदी में परिवर्तित होने के कारण आए हैं। तो यहाँ माता को माँ कहा जाता है, पिता को बाप यहाँ बताया गया है। फिर देशज शब्द है लोटा, पगड़ी आदि। फिर विदेशज शब्द है, ये हिंदी में शब्दों का जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है उसका यहाँ बताया गया है। हिंदी की वर्तमान स्थिति की बात करें तो हिंदी भारत की राजभाषा है, जो कि हम तीसरे यूनिट में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी की भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान की भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। वैश्विक स्तर पर हिंदी के स्थान को देखें तो विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है यह। तो इस प्रकार हिंदी के विकास को हमने देखा, हिंदी के उद्भव और विकास को। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसे बहुत संक्षेप में बताया है। ये सारी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इन्हें पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम और भी वीडियोज़ बना सकें। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी जटिल है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके बाद यूनिट 2 की वीडियो आएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।